जय लोधेश्वर। आज हम उस विहंगम दृष्टिपात का यहाँ पर गोचर करते हैं जो लोधी क्षत्रिय इतिहास पर हमें गर्व होगा। लोधी जाति का गौरवपूर्ण इतिहास अत्यंत प्राचीन और विस्तृत रहा है। इसे संक्षेप में लिख पाना गागर में सागर को भरने के समान अत्यंत दुष्कर है। फिर भी वैदिक काल लोधी जाति संसार की प्राचीनतम जातियों में से एक है, जिसके इतिहास की प्राचीनतम श्रुतियों के इतिहास के सामने ही अति प्राचीन है। लोधी राष्ट्र के आदि क्षत्रिय हैं। प्रारंभ में क्षत्रियों के दो समुदाय थे। प्रथम चंद्रवंश और द्वितीय सूर्यवंश। लोधी राष्ट्र चंद्रवंश की परंपरा में आते हैं। राजाओं की राजनीति को स्पष्ट करते हुए ऋग्वेद के मंडल 3 अध्याय 4 सूत्र 53 में 23वां मंत्र है, न साकस्य चिकते जनासो लोधम नयन्ति पशुमन्यमाना न वाजिम चिकते हास्यन्ति न गदर्भपुरो अश्वान्यन्ति। इस मंत्र का भावार्थ है कि किसी राजा के वे ही वीर श्रेष्ठ होते हैं जिनमें वीरोचिजत लोध गुण होता है और जो युद्ध विद्या में पारंगत अपनी सेनाओं के अंगों को भली प्रकार स्थिर करना और उनसे युद्ध कराना जानते हैं। लोध शब्द इस मंत्र में गुणवाचक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जो वीरत्व अर्थ में आया है। विद्वानों का मत है कि इस मंत्र को गंभीर अध्ययन कर चंद्रपुत्र महाराजा बुध ने सजातीय समुदाय को लोध गुण से विभूषित किया और इसी के आधार पर यह समुदाय लोधी क्षत्रिय के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार इस लोधी नामकरण का आदि सूत्र ऋग्वेद है। यह भी निश्चित है कि इस लोध गुण युक्त वाहिनी के बल पर महाराजा बुध ने सूर्यवंश की कन्या एला देवी से विवाह किया और वे चक्रवर्ती बने। त्रेतायुगीन रामायण काल में सूर्यवंशी क्षत्रियों के समान चंद्रवंशी क्षत्रियों के भी अनेक बड़े बड़े राज्य थे। केकय और योधेय कर्ण चंद्रवंशियों के ही शक्तिशाली गणराज्य थे, जो बड़े ही समृद्धशाली थे। उनकी सत्ता दूर दूर तक फैली हुई थी। इस युग में सत्तालोलुप
प्रबुद्ध वर्ग के कुछ लोगों ने सूर्यवंशी क्षत्रियों से गठजोड़ करके ब्राह्मण क्षत्रियों से संघर्ष कराने का कुचक्र चलाया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भृगुवंशी परशुराम का संघर्ष सूर्यवंशी क्षत्रियों से बहुत कम और चंद्रवंशी क्षत्रियों से अत्यधिक रहा है। क्षत्रिय ब्राह्मण विद्वेष के कारण ही परशुराम ने चंद्रकुल में जन्मे यदुवंशी महाबली सहस्त्रबाहु अर्जुन से बहुत समय तक युद्ध किया था। यदु और पुरु दोनों सहोदर थे। लोधी महाराजा पुरु की वंश परंपरा में आते थे, अतः लोधियों ने अनेक युद्ध किए जिनमें उनको कभी विजय कभी पराजय मिली। भविष्यत पुराण, गर्ग संहिता, अत्रि संहिता, परशुराम संहिता, सनत कुमार संहिता आदि में परशुराम और लोधी क्षत्रिय संघर्ष के अनेक प्रसंग आए हैं। इन निरंतर संघर्षों के बाद लोधी क्षत्रियों की न केवल राजनीतिक अपितु आर्थिक और सामाजिक दशा में गिरावट आने लगी। वे सत्ताच्युत हुए और उनके राज्य छिन्न भिन्न होने लगे। उनका यत्र तत्र पलायन भी प्रारंभ हो गया। उन्हें युद्ध आदि छोड़कर जीविकोपार्जन के लिए विवश होकर कृषि कार्य भी करना पड़ा, जिसे ये अब भी करते हैं। महाभारत काल द्वापर युगीन महाभारत का युद्ध तो चंद्रवंशी क्षत्रियों के पतन का मूल कारण बना। गृह युद्ध सबसे भयंकर और द्विपक्षीय विध्वंसकारी युद्ध होता है। एक ही परिवार के चंद्रवंशी पांडव और कौरवों के मध्य होने वाले इस गृह महायुद्ध ने तो चंद्रवंशियों की रही सही सत्ता का भी विध्वंस कर दिया। लोधी भी उन्हीं में से थे। उनकी स्थिति और अधिक डामाडोल होने लगी। आगे चलकर भारत के मानचित्र पर चंद्रवंशियों के योधेय गणराज्य जैसे ही कुछ शक्तिशाली राज्य शेष रह गए। बौद्ध काल में अब से लगभग 2500 वर्ष पूर्व बौद्ध काल में लोधियों के राज्य और राजधानियों का जहाँ तहाँ उल्लेख मिलता है। जगमोहन द्वारा लिखित बुद्धदेव नामक पुस्तक में कपिलवस्तु की स्थापना के पूर्व लोधियों की राजधानी का उल्लेख है। बौद्ध धर्म की द्रुत गति से प्रगति एवं प्रसार और वैदिक धर्म के शनै शनै पतन के कारण आर्य ऋषियों को बड़ी चिंता हुई। अतः उन्होंने बौद्ध धर्म के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए समस्त क्षत्रियों राजाओं को आमंत्रित कर आबू पर्वत पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उन साहस और शक्ति विहीन राजाओं में नई शक्ति का संचार करने तथा बढ़ते हुए बौद्ध धर्म की चुनौती को स्वीकार करने के लिए तथा एक नया जोश पैदा करने के लिए यज्ञ अग्नि के समक्ष दीक्षित कर उन्हें राजपूत नाम दिया। बहुत बड़ी संख्या में लोधियों ने भी यह नाम अपनाया और वे अपने को लोधी राजपूत कहने लगे। राजपूत शब्द से यह नहीं समझना चाहिए कि वे आदि क्षत्रिय नहीं हैं। लोधी तथा कथित शक हुआ आदि विदेशी जातियों के हिंदू धर्म में दीक्षित लोगों में से ही नहीं हैं। आजकल क्षत्रियों और राजपूत दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। सल्तनत युग यवन, तुर्क, मंगोल, मुस्लिम, संकहूण,
कुषाण आदि आक्रांताओं के आक्रमणों से ने पश्चिमोत्तर भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं को तहस नहस कर दिया। धर्म, सभ्यता, संस्कृति, भाषा आदि पर भी प्रहार होने लगे। ऐसी दशा में वहाँ की जनता अन्यंत्र पलायन करने लगी। हिंदुओं की भिन्न भिन्न जातियों के लाखों लोग दबाव, प्रलोभन, शोषण, उत्पीड़न अथवा अत्याचारों के कारण इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए भी बाध्य किए गए। जाति अन्वेषक श्रोत्रिय छोटे लाल शर्मा अखिल भारतीय लोधी महासभा के भूतपूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री नाथू सिंह, अन्य भूतपूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री डूंगर सिंह, निवर्तमान विधायक श्री विष्णु दयाल वर्मा तथा अन्य कई सजातीय इतिहासकारों ने अपना मत व्यक्त किया है कि हिंदुओं में लोधी समुदाय के भी अनेक सत्तालोलुप व्यक्तियों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया और वे लोधी सुल्तान के नाम से दिल्ली पर शासन करने लगे। अफगान और पठान लोध धर्मांतरित मुसलमान हैं। इस बात की पुष्टि तो अंग्रेज लेखक W. हंटर, सर लेपले, कर्नल जेम्स टॉड, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि इतिहासकारों ने भी की है, जिन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाकर शासन किया। वे लोधी सुल्तान थे। दौलत खां लोधी, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। इन्होंने 1413 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। मुगलकालीन दरबारी कवियों, ऐतिहासिक पुस्तकों, सरकारी अभिलेखों तथा तत्कालीन विदेशी यात्रियों के विवरणों से लोधी जाति के शौर्य, वैभव, उच्चादर्श और उपलब्धियों पर प्रकाश पड़ता है। बादशाह अकबर की आगरा की शाही सेना तथा सरकार कोंडा, सरकार अहमदाबाद और भुर्ती वाहन की सेनाओं में सहस्त्रों की संख्या में लोधी राजपूत घुड़सवार सैनिक थे। इसके विपरीत महारानी दुर्गावती और राणा कीरत सिंह चंदेल की सेनाओं में भी बहुत बड़ी संख्या में लोधी जवान थे। कई सजातीय इतिहास लेखकों, प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री वृंदावन लाल वर्मा के एक पत्र और लोधी क्षत्रिय महासभा के भूतपूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री डूंगर सिंह जी के अध्यक्षीय भाषण के एक अंश को पढ़कर प्रतीत होता है कि चंदेल फिरके में जन्मी महारानी दुर्गावती बाई भी लोधी ही थीं। मुगल काल में उत्तर प्रदेश की हीरापुरा, हमीरपुर जनपद में चरखारी, फर्रुखाबाद जनपद में हुसैनगढ़, इटावा जनपद में ग्वारी, मध्य प्रदेश के दमोह जनपद में हटरी, महाराष्ट्र के नागपुर में कान्हान और पिपरी के राज्य भी लोधियों के अधिकार में थे। इस युग की वीरांगना किरणबाला, कालपी की सती प्रभावती लोधा, मध्य प्रदेश की काछुई ग्राम की 22 सतियों और विद्युतलता के बलिदानों ने लोधी जाति के नाम को मुखरित किया था। सन 1857 की राज्य क्रांति भारतीय इतिहास में सन 1857 की राज्य क्रांति का एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। स्वतंत्रता के इस असफल संग्राम में भारत के अनेक क्रांतिकारियों के साथ लोधियों का भी सक्रिय सहयोग था। फर्रुखाबाद जनपद में ग्राम नौगवा के निवासी महातिया डालचंद लोधी, फतेहपुर जनपद के कूटोचन खागा के ठाकुर दरियाव सिंह, सिंगरौर लोधी
और मध्य प्रदेश के मंडला जनपद के ग्राम उमरी के जागीरदार उमराव सिंह, इसी जनपद के सुकरी बरगी के प्रतिष्ठित जमींदार बहादुर सिंह, हिंडोरिया के राजा किशोर सिंह जूदेव, महाराष्ट्र के भुसावल के निकट धनगांव के जागीरदार बहादुर सिंह लोधी, पाटन नरेश अर्जुन सिंह, शाहगढ़ के पर्वत बली सिंह, नरसिंहपुर जनपद में हीरापुर राजवंश के राजा मेहरबान सिंह और राजा गजराज सिंह, हैदराबाद के अमर सिंह लोधी आदि के नाम उन महान क्रांतिकारियों में गिने जाते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए अथवा अपनी जायदादें खो बैठे। सन 57 की राज क्रांति में लोधी समाज की महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं रहीं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समान रामगढ़ की रानी अवंतीबाई का बलिदान भी भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। झांसी की रानी की सहेली मालतीबाई लोधी तथा पाटन के जागीरदार दीवान अर्जुन सिंह बनेरिया की पुत्री सरस्वतीबाई भी स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन दान देकर अमर हो गईं। इसके विपरीत ब्रिटिश काल में प्रमुख एवं प्रतिष्ठित जागीरदार एवं जमींदारों में कामठा के राय बहादुर राजा इंद्रराज सिंह, हटरी के राजा किशोर सिंह जूदेव, सलैया के राजा रघुराज सिंह और हट्टा के राजा चंदन लाला भाऊ, रामगढ़ के राजा छत्रधारी सिंह जूदेव, शाहपुरा के राजा रघुराज सिंह, हट्टा के राजा चंदन लाल भाऊ, रामगढ़ के राजा छत्रधारी सिंह जूदेव, शाहपुरा के राजा दर्शन सिंह, शेरपुरा के राजा गिरवर सिंह प्रताप सिंह आदि के नाम उल्लेखनीय हैं जो प्रतिष्ठित जागीरदार रहे। इनके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में इमझरा, हिटकी, पिपरिया, मातनपुर, बड़खेड़ा, कहानी, उमरिया, बांसपानी, नरवारा, हिरनपुर, बजरंगगढ़, रामनगर, खरगापुर, उर्दानी और बिनेकापाटन तथा महाराष्ट्र के भंडारा जनपद में हिरणावाली की जागीरें भी थीं। राजस्थान के धौलपुर जिले में सैकड़ों गांव की जमींदारी भी थीं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, अलीगढ़, एटा, आगरा, बुलंदशहर, उन्नाव, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, हरदोई, झांसी, बांदा, जालौन आदि जिलों में हजारों की संख्या में लोधी जमींदार थे। जमींदारों के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, सिवनी, दमोह, बालाघाट, सागर, दुर्ग, छिंदवाड़ा, रायसेन, कटनी, इंदौर, होशंगाबाद, सतना, राजनौंद, गांच, ग्वालियर, भिंड आदि जिलों में भी लोधियों की जमींदारी के सैकड़ों गांव थे। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में कामठा के अतिरिक्त वरुण, गोंदिया, हेरडामाली तथा वर्धा और नागपुर जनपदों में भी इस समाज की बड़ी बड़ी साझेदारियां रहीं। ब्रिटिशकालीन गजेटियरों तथा अंग्रेज लेखकों की पुस्तिका में तत्कालीन लोधी समाज के जागीरदारों, जमींदारों तथा प्रतिष्ठित घरानों का उल्लेख मिलता है। ब्रिटिश काल में हजारों लोधी जवान प्रथम और द्वितीय विश्व महायुद्ध में अपना पराक्रम दिखला चुके हैं। बुलंदशहर जनपद के ग्राम धौरव के निवासी लक्ष्मण सिंह और अलीगढ़ जनपद के ग्राम गांव खेड़ा के निवासी नत्थू सिंह प्रथम विश्व महायुद्ध में शहीद हुए, जिन्हें मरणोपरांत विक्टोरिया पदक से सम्मानित किया गया। प्रथम विश्व महायुद्ध के समय ही बुलंदशहर के मास्टर डालचंद वर्मा ने सैकड़ों लोधी रंगस्टों को लोधी राजपूत नाम से ब्रिटिश सेना में भर्ती कराया था। ब्रिटिश सरकार के केवल नंबर 13
लोधी राजपूत लगभग 60 लोधी जवान भर्ती थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में लोधियों का सक्रिय योगदान सन 57 की राजक्रांति समान भारत के अंतिम स्वतंत्रता संग्राम में भी इस समाज के लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अद्वितीय कार्य किया। ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों में उत्तर प्रदेश के लोधी बंधुओं का नाम सर्वोपरि आता है। इस प्रदेश से लगभग 1000 स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश सरकार की जेलों में कठिन यातनाएं सहन कर मातमाही की बेड़ियों को काटने के लिए प्राणों की बाजी तक लगा दी थी। देश के अन्य प्रदेशों के बंधु भी इसकी आहुति बने। नागपुर के श्री तुलसीराम लोधी और हमीरपुर के पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी इस युग के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में भी कार्य किया। भारत के इस स्वतंत्रता संग्राम में प्राणों की आहुति देने वाले कुछ एक लोधी शहीदों के नाम हैं। उन्नाव जनपद के गुलाब सिंह लोधी, इटावा जनपद के जनक सिंह लोधी, दतिया जनपद के निर्भय सिंह लोधी, शिवपुरी जनपद के विक्रम सिंह लोधी, हैदराबाद के मतवाला मदन सिंह लोधी, बालाघाट जनपद के चेतराम लोधी, दिल्ली के माता दीन लोधी और इसी श्रेणी में फांसी के फंदे से छूटे अलीगढ़ जनपद के किशनलाल लोधी इत्यादि ऐसे महावीरों के कई उदाहरण मिलते हैं। वर्तमान युग में स्वतंत्र भारत में लोधी समाज की स्थिति से आप सभी अवगत हैं। मुगलों के अत्याचार, अंग्रेजों के शोषण और आज के मुट्ठी भर लोगों द्वारा शासित यह समाज पिछड़ी हुई अवस्था में है। जो लोग सत्ता में पहुंच गए वे उसे वंशानुगत बना देना चाहते हैं और अपनी तिकड़म के द्वारा यथाकथित पिछड़े वर्ग के लोगों को ऊपर उठने ही नहीं देना चाहते हैं। इसी कारण इस जनतंत्र युग में भी लोधी समाज का शासन में जितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इस समाज को अपेक्षित ही समझिए। अपनी शिक्षण संस्थाएं नगण्य हैं। अन्य विद्यालयों में अर्थ एवं साधन विहीन इस समाज के विद्यार्थियों को बहुत कम प्रवेश मिल पाते हैं। केवल मेधावी छात्र ही आगे बढ़ पाते हैं। तकनीक की शिक्षा और विदेशों में प्रशिक्षण के भी अवसर नहीं के बराबर मिल पाते हैं। लोधी समाज में सामाजिक संगठन का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह समाज 500 से अधिक फिरकों में विभक्त है। कुछ दशक पहले तक इन फिरकों में अलगाववाद की भावना रही है। खान पान और वैवाहिक संबंधों में भी दूर दूर का दृष्टिकोण अपनाया जाता रहा है। इस समय भी जब निर्वाचन के अवसर आते हैं तो एक ही क्षेत्र में कई प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं। पार्टियां टिकट नहीं देती तो निर्दलीय ही आपस में भिड़ जाते हैं। परिणाम यह होता है कि उन्हें पराजय का ही मुंह देखना पड़ता है। इस सब का मूल कारण सामाजिक चेतना का ही अभाव माना जाएगा। भारत के प्राय सभी प्रदेशों में लोधी समाज पिछड़े वर्ग में आता है। शासन की ओर से पिछड़े वर्ग के लिए बहुत ही कम प्रतिशत में आरक्षण प्राप्त है। ऐसी दशा में लोधियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रशासनिक सेवाओं में पहुंचने को बहुत ही कम लाभ मिल पाता है। लोधी समाज को जागने की आवश्यकता है। जैसा कि हमारा इतिहास हमें चेतना देता है, उस हिसाब से आज हमारी दुर्दशा हुई है और इस दुर्दशा के लिए हम ही बाधित हैं।
हम स्वयं ही कारण हैं। हमें अपने पूर्वजों पर तथा उनके कारनामों पर ध्यान देना होगा और उनसे प्रेरणा लेनी होगी और हमें जागना होगा। जय लोधी समाज, जय अवंतीबाई, जय लोधेश्वराय, जय ब्रह्मानंदाय।